ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। और सेकेंड ईयर एएचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए मेडिसिन में आज जो हम डिजीज़ पढ़ेंगे वो है लेप्टोस्पायरोसिस। हम जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन की ये 12th डिजीज़ 12वीं बीमारी है लेप्टोस्पायरोसिस। तो लेप्टोस्पायरोसिस नाम से ही अपने आप पता चल रहा है कि लेप्टोस्पायरा जो है वो ये जीवाणु है लेप्टोस्पायरा। तो लेप्टोस्पायरोसिस यानी कि इससे फैलने वाला रोग, और इसको निम्न नामों से भी जाना जाता है: वेल्स डिजीज़, इन्फेक्शियस जॉन्डिस, इन्फेक्शन नहीं इन्फेक्शियस जॉन्डिस है ये, हीमोग्लोबिन्यूरिया, मड फीवर। तो ये अपने आप में क्या है, ये लक्षण है ये सारे के सारे। इन्फेक्शियस जॉन्डिस में इन्फेक्शन है, हीमोग्लोबिन्यूरिया में हीमोग्लोबिन आएगा यूरिया में, और मड फीवर है जो मड में ज़्यादा रहते हैं जानवर उनको है होता। राइस फील्ड वर्कर्स डिजीज जो चावल का कार्य करते हैं ज़्यादातर वो उनकी डिजीज़ है। स्वाइन हैंडलर्स जो इनको सूरों को पकड़ने का या बाड़ों में काम करते हैं जो उनके वर्कर, और शुगर कैन वर्कर्स। तो अभी ये हम देख रहे हैं शुगर कैन हमारे यहाँ फैक्ट्री है इसकी, चीनी वाली शुगर मिल, तो यहाँ जो काम करते हैं उनमें केनाइन टाइफस एंड स्टट गर्ट डिजीजेज। तो इस तरह के ये सारे नाम हैं इसके। लेप्टोस्पायरोसिस को इतने नामों से भी जाना जाता है, और ये एक जूनोटिक डिजीज़ है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला लेप्टोस्पायरा नामक जीवाणु से फैलने वाला रोग है। जीवाणु रक्त, यकृत, फेफड़े, मस्तिष्क, मादा पशु के प्रजनन अंगों पर असर डालकर पशु में बुखार, एनीमिया, हीमोग्लोबिन्यूरिया व गर्भपात कर देता है। तो ये इस तरह के ये कुछ वास्तविकता तो ये है कि फील्ड के अंदर ये जनरली डायग्नोज ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ऐसे सिम्टम और बहुत सारे उसमें हैं। तो अब हीमोग्लोबिन्यूरिया हुआ तो हम हीमोग्लोबिन यूरिया का ट्रीटमेंट देते रहेंगे, और अगर टेम्परेचर हुआ तो हम टेम्परेचर का देते रहेंगे। तो इस तरह से अगर इसमें अगर फेफड़ों में सांस में कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम करते रहेंगे। तो ये क्या है एक्चुअल में वास्तव में डायग्नोज जो है वो वास्तव में जब तक लैब में नहीं पहुंचते तब तक ये वास्तविकता नहीं सामने आती। तो फील्ड में ये अभी वेटनरी का फील्ड जो है अभी लैब में मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ये बड़ा ही वीक रहा है, और वीक के लिए भी ये डिपार्टमेंट ही इसमें मैं कहूँगा कि जिम्मेवार है, क्योंकि जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं या जिन्होंने MBSc बैक्टीरियोलॉजी में की है, वायरोलॉजी में की है, या इस तरह पैथोलॉजी वाले हैं, वो लोग तो लैब में होते नहीं। तो लैब के अंदर एक सिंपल BVSc को जो है वो जनरली बिठा दिया जाता है, तो वो इतना गहराई से कार्य नहीं हो पाता डीपली जितना इसमें होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी मुझे पूरे मेरे सर्विस दौरान ये एक ऐसा महसूस हुआ, और जो इसमें PG किए हुए हैं उनको बाहर फील्डों में लगा रखा है। तो ये कोई बात जब वहाँ उनका फ़ायदा उनकी PG का नहीं है, और यहाँ जो BVSc जो है वो फ़ायदा दे नहीं सकता। तो दोनों का आपस में अगर सेटिंग कर दी जाए तो ये फील्ड भी मजबूत हो सकता है, और इसमें पाबंद कर दिया जाए कि अगर इसमें अगर स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो पैथोलॉजी वाला है, बैक्टीरियोलॉजी वाला है, वायरोलॉजी वाला है, अगर वही होगा तो ही जो है लैब के अंदर उसकी पोस्टिंग होगी। तो ये एक बड़ा अच्छा इसमें आउटपुट आ सकता है इस फील्ड के अंदर में। लेट वी से आएगा एक दिन, इसमें कोई शक नहीं है। कोई ना कोई डिपार्टमेंट में कोई बुद्धिमान जो है इसमें जागेगा और अवश्य इसका निस्तारण करेगा, ये पक्की बात है। तो ये मुख्य रूप से लेप्टोस्पायरा पोमोना नामक जीवाणु में ये रोग फैलता है, लेकिन इसी जीवाणु की अन्य स्पीसीज भी से फैलाती है।
तो ये जो मैंने अभी आपको व्यू दिया, पैथोलॉजी वाला, बैक्टीरियोलॉजी वाला, वायरोलॉजी वाला, ये मेरा पर्सनल व्यू है, पर्सनल व्यू है जो मैंने फील्ड के अंदर देखा। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो और ऐसा करा जाए, ये मेरा पर्सनल व्यू था, इसलिए मैंने इसको रखा, क्योंकि इसमें बड़ी कमी देखने को खैर और फील्ड में मिलती है, लेकिन इसमें क्या है, जनरली जो है वो लैब के अंदर सैंपल गया और या तो समझ में नहीं आया, ऐसा भी होता मैंने देखा है, क्योंकि दोस्तों से बात होती रहती थी, समझ में नहीं आया, रिपोर्ट दे दी, ठीक है चल पड़ा काम। तो थोड़ा सा इसमें बड़ा ज़रूरी है कि इसको गहराई से देखना, अगर हो सके तो, संभव हो सके तो सरकार के लिए, डिपार्टमेंट के लिए बड़ी अच्छी बात होगी, और हमारे किसान भाइयों के लिए भी अच्छी बात होगी। डायग्नोज प्रॉपर होगा तो ट्रीटमेंट उसको प्रॉपर देने में बड़ा आसानी जो है वो महसूस होगी। अब वो एक मिक्स जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसमें ये नहीं पता चलता कि मैं वास्तव में जो है इसको डिजीज़ को भी आइडेंटिफाई कर पाया हूँ नहीं। ये मेरा व्यू है फील्ड के अंदर, बाकी हो सकता है 6 डॉक्टर हैं वो कर भी लेते होंगे, लेकिन मेरी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पाता था, सिंपल बात ये है। अब ये लेप्टोस्पायरोसिस है, अब इसमें हम देखेंगे जितने सिम्टम हैं दूसरी बीमारियों से मिलते जुलते हैं, अब इसको आप कैसे कन्फर्म कर लेंगे हम। तो ये देखिए, इसमें रोगी पशु के पेशाब गर्भाशय के स्रावों के सीधे संपर्क में आना या उसके संक्रमित आहार को खाने व जल को पीने से रोग फैलने का मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मनुष्य द्वारा संक्रमित तालाबों में तैरने से और सीमन के द्वारा, इन्फेक्टेड मिल्क के द्वारा, टिक्स आदि के काटने से भी होता है। अब ये लक्षण हम देख लेंगे। इनक्यूबेशन 1 से 10 दिन, तो 10 दिन तक तो पता ही नहीं चलता। पशु में लक्षण एकाग्र प्रकट होते हैं, तापमान 103 से सब में ही रहता है। पेशाब में खून आना, हेमेचूरिया हो गया, या बेबेसियोसिस हो गया, या और कितने हैं जिनमें खून भी आता है और टेम्परेचर भी होता है। श्वास लेने में दिक्कत होना, और सिंपल निमोनिया समझ लिया जाता है। दुधारू पशु में पीले रंग का दूध आने लगता है, ये मैस्टाइटिस में हो जाता है। पशुओं में आयन अडर में सूजन नहीं आती, लेकिन दूध बिल्कुल कम हो जाता है। यह दूध वापस साधारण मात्रा में 2-3 सप्ताह बाद वापस आ जाता है। इसे कोल्ड मैस्टाइटिस, अब तो ये मैस्टाइटिस है, मैस्टाइटिस है। आम मैस्टाइटिस समझ के ट्रीटमेंट करते हैं, मैस्टाइटिस में भी बुखार आता है। कुछ पशुओं के दूध में खून के कारण लाल रंग, ये वैसे भी लाल रंग आते हुए बहुत मैंने ट्रीटमेंट किए हैं जिनमें ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई सी टेम्परेचर नहीं था, उनमें भी जो है वो रेड जो आता है, ब्लड आता है उसमें, मिल्क में, तो हमने उसके अंदर सिंपल जो है वो फॉर्मेलिन से ट्रीटमेंट किया उनका। ये मेरा फील्ड बता रहा हूँ मैं। तो ये कुछ पशुओं में दूध में, मादा पशु में 5 से 9 माह का गर्भपात होना। अब 5 से 9 माह का गर्भपात जो हमने उसमें भी देखा है, विब्रियोसिस में भी देखा है, ट्राइकोमोनिसिस में 3 to 5, और विब्रियोसिस में 3 up to 3 या 4, और ब्रूसेलोसिस में हमने ये 5 से 9 माह है तो हमने 6 का वहाँ देखा है। तो अब इसके अंदर कोई ऐसा गर्भपात के बाद प्लेसेंटा नहीं गिरता, तो प्लेसेंटा तो बहुत सी बीमारियाँ हैं जिनके अंदर नहीं गिरता। पशुओं में मेनिंजाइटिस व एनसेफलाइटिस के लक्षण दिखाई देते हैं। पागलपन आता है जानवर में, यस, ये एक थोड़ा बहुत डिफरेंशिएबल लक्षण है इसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनमें ये ऐसा नहीं होता। तो ये इसी को अंडरलाइन कर लो कि ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है, ये याद रखना। वही तो मैं कह रहा हूँ, 10 दिन तक पता नहीं चलता, उसके बाद पशु जो है वो मर जाता है। सब एक्यूट फॉर्म, यह स्थिति कुछ दिनों तक बनी रहती है। इस दौरान पशु में निम्न लक्षण आते हैं: भूख नहीं लगना, पेशाब में खून का आना, पेट दर्द, गर्भपात हो जाता है तथा पशु दूध दे रहा है, वो तो दूध की कमी हो जाती है, वो तो वैसे ही हो जाएगी जब भूख नहीं लगेगी, खाएगा नहीं। पशु पिछले पैरों से लड़खड़ा करके चलता है, तो ये तो वीक होगा, तो वैसे भी जानवर जो है लड़खड़ा के चलता है। तो ये सब एक्यूट फॉर्म में, जब ये वो एक्यूट फॉर्म के लक्षण हैं और ये सब एक्यूट के लक्षण हैं। अब क्रॉनिक फॉर्म में इसमें नेफ्राइटिस
और इसी के साथ हीमोग्लोबिनूरिया हो जाता है। नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन, गुर्दा सोजन, पेशाब में कभी कभी कोशिकाओं के भाग भी उपस्थित होते हैं। यकृत को नुकसान होने के कारण पीलिया जो है, जॉन्डिस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। निदान, लक्षणों के आधार पर प्रयोगशाला जांच। अब ये प्रयोगशाला जांच है, इस जांच के अंदर अगर जांचकर्ता एक प्रॉपर हाई एजुकेटेड लिया हुआ, हायर एजुकेशन, हाई एजुकेटेड बंदा बैठा हो तो फार बेटर रिजल्ट दे सकता है बैचलर से। इवन मास्टर जो है बैचलर से तो अच्छा रिजल्ट देगा, और अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो फील्ड के अंदर ट्रीटमेंट अच्छा होगा। तो ये एक बड़ा ही सोचने वाला विषय है डिपार्टमेंट के लिए, और अवेलेबल है हमारे पास। ये भी ध्यान है मुझे, मेरे समय में मुझे पता है कि इस तरह से हमारे पास पीजी होल्डर अवेलेबल हैं। उनका जो है अगर फ़ायदा लिया जाए तो बेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं। WBC की मात्रा बढ़ जाती है, एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं। बिलीरुबिन मात्रा बढ़ जाती है, खून व पेशाब में जीवाणु की उपस्थिति, वृक्क, यकृत व मस्तिष्क में पैथोलॉजिकल बदलाव। तो ये तो खैर चेक बाद में किए जाएंगे। बचाव इससे क्या हो सकता है? पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग करें। मूत्र आदि से पशु का चारा दाना पानी संक्रमित होने से बचावें। जो व्यक्ति गन्ने के साथ काम करते हैं अथवा गंदे नालों की सफाई करते हैं या कसाई का काम करते हैं, चावल की कटाई या मिलों में काम करते हैं, उनको वैक्सीनेशन इसका अति आवश्यक है। तो अभी हमने बताया ना पीछे कि भाई ये किन किन लोगों का नाम है ना उनके, राइस फील्ड में वर्कर्स, इधर हमने पढ़ा मड डिजीज भी इसको कहते हैं। तो मैंने अभी बताया भी गंदगी की जगह जो कार्य करते हैं उनका मैंने अभी आपको बताया, राइस वाला बताया, इधर कैन वाला बताया, कैन शुगर। तो ये इनके लोगों के वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। स्वयं को व पशु को वैक्सीन प्रति वर्ष लगवाएं अथवा पहला टीका 7 से 9 माह 2 ml सबकट, दूसरा टीका 12 से 14 सप्ताह बाद इसमें लगवाना आवश्यक है। और रोगग्रस्त होने के बाद ठीक पशुओं को फार्म से हटा दें क्योंकि वे कैरियर का काम करते हैं। ट्रीटमेंट, वो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन इज द ट्रीटमेंट, वेरी गुड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। और टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम में का इंजेक्शन 5 से 7 दिन लगाना। फ्लूइड थेरेपी, IV लिवर एक्सट्रैक्ट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे डेक्सामेथासोन वगैरह। ये इंट्रामस्कुलर जो है वो दिए जाते हैं। फ्लूइड थेरेपी IV उसको ज़रूरत के अनुसार उतने दिन तक देनी चाहिए। तो ये आज हमने लेप्टोस्पायरोसिस, अब इसके अंदर हमने देखा कि क्या क्या खास लक्षण जो थे। इसमें खास लक्षण जो है ब्रेन वाला ही था, मेनिंजाइटिस एंड एनसेफेलाइटिस। मेनिंजाइटिस ब्रेन की मेनिंजेस जो झिल्लियाँ हैं उनकी सोजन, और एनसेफेलाइटिस ब्रेन के टिश्यू के सोजन। तो ये इसके लक्षण जो है वो होते हैं। इसमें पागलपन जैसे लक्षण हो गए। मेनिंजाइटिस में तो बहुत ज़्यादा सिर इधर उधर मारता है जानवर, और गर्दन को, सिर को जो है दीवार के लगा के खड़ा रहता है, यहाँ कई बार मारता है सिर उसके। तो इस तरह के लक्षण देते हैं, और इनके चेंजेस तो पोस्टमार्टम के बाद ही देखे जा सकते हैं। तो ये हमने आज इसको लेप्टोस्पायरोसिस। तो इसके अंदर देखिए आप, हीमोग्लोबिनूरिया हमने देखा, ये खास इसका हीमोग्लोबिनूरिया, और उसमें मैस्टाइटिस, यही खास इसके जो है लक्षण रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा डिजीज़, वो है नेवल इल। नेवल इल, अब इसको नेवल आप जो है पंजाबी में कहते हैं धुन्नी, मारवाड़ी में कहते हैं सुंडी,
नाभि रोग, सुंडी पका, यह रोग निम्न नामों से भी जाना जाता है। सुंडी पकना, यूराकाइटिस या यूरेकाइटिस, ज्वाइंट टेल, इसमें ज्वाइंट सूज जाते हैं जोड़, ज्वाइंट टेल, और पॉली आर्थराइटिस और पाइमिक आर्थराइटिस, कई बार पस भी पड़ जाती है। अगर पस पड़ जाए जोड़ों में तो पाइमिक आर्थराइटिस हो गया। पॉली आर्थराइटिस यानी कि सभी जोड़ों की आर्थराइटिस। नाभिशोथ, इसको नाभिशोथ भी कहते हैं। ओम्फेलाइटिस, ओम्फेलाइटिस या यूरेकाइटिस, तो ये इन नामों से भी नेवल इल को जाना जाता है। ये रोग नवजात बछड़े का घातक जीवाणु जनित रोग है। ये रोग, इस रोग में नवजात पशु के नाभि में सूजन आ जाती है, बाद में मवाद पड़ जाती है। अगले व पिछले पाम के जोड़ों में सूजन तथा पशु को चलने फिरने में कष्ट होता है। जीवाणु को विषाक्तता से नवजात बछड़े की मृत्यु हो जाती है। तो ये वैसे भी नेवल इल तो लेकिन उसको नेवल इल नहीं, उसको नेवल एब्सेस बोलते हैं। नेवल एब्सेस होती है जब आप नाभि को काटते हुए ध्यान नहीं रखते और इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पस पड़ जाती है, वो अलग चीज़ है। ये नेवल इल है, तो ये तो ऐसा जीवाणु है, घातक है, इसमें मृत्यु तक हो जाती है। कारण इसमें नवजात पशुओं में ये रोग मुख्य रूप से निम्न जीवाणुओं के कारण होता है। काफ में ई कोलाई, प्रोटियस स्पीसीज, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, एक्टिनोमाइकोसिस पायोजीन्स, कॉर्निबैक्टीरियम पायोजीन्स जो पस पैदा करते हैं, सैक्रोफोरस नेरोफोर्स एंड साल्मोनेला। और फॉल में जो घोड़े का बच्चा है उसमें ई कोलाई, प्रोटियस स्पीसीज, स्ट्रेप्टो एंड स्टेफाइलोकोकस। और लैम्स जो भेड़ का बच्चा है उनमें ई कोलाई, स्ट्रेप्टो एंड स्टेफाइलोकोकस, कॉरिन बैक्टीरियस ओविस आदि, ये जो बैक्टीरिया हैं इसके अंदर इसको कॉज करते हैं। नवजात पशु की नाभि अनिष्कर्मित अनस्टरलाइज्ड उपकरणों जैसे गंदे चाकू, ब्लेड आदि से काटते हैं या नाभि को शरीर के निकट से काटते हैं तो नाभि पर गांठ नहीं लगाते, तो इस रोग के होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं इन्फेक्शन होने के बाद। नवजात पशु की नाभि के आसपास जोड़ों, स्टाइफल एंड होक ज्वाइंट में सूजन आ जाती है। नवजात पशु के तीव्र बुखार हो जाता है, पशु खाना पीना कम कर देता है। पशु को चलने फिरने में दिक्कत होती है। लसिका ग्रंथियाँ, लिम्फ ग्लैंड्स सूज जाती हैं और जीवाणु की विषाक्तता के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक नीचे डायग्राम दे रखा है बछड़े में, ये देखिए दोनों पैर आगे वाले के जो घुटने स्वेलिंग है हुई, तो इसको आप ध्यान रखें क्योंकि हम ट्रीटमेंट करते समय वास्तव में ध्यान नहीं रखते। कई बार तो मैंने देखा है कार्य करते हुए फील्ड के अंदर, तो वो जब ये एब्सेस को खोलते हैं, नेवल इल को खोलते हैं, एब्सेस यहाँ बनती है जो, अगर इससे बन गई तो उसमें क्या करते हैं वो जनरली हाथ पे ग्लोव्स भी नहीं चढ़ाए हुए होते, और उससे क्या है सिंपल काम करते हैं। जो सिंपल क्या होता है, उसको ब्लेड से, और कई बार तो ब्लेड भी जो है वो ऐसा ही होता है, तो उसी से ही चीरा लगा दिया जाता है। और मैंने कई बार देखा है फील्ड के अंदर, तो इस तरह ये जो ग्लोव्स नहीं चढ़ा हुआ, इन उंगलियों से वो उसके अंदर जो है डाल करके नेवल में वो उसको जपस को जो यूँ निकाल रहे होते हैं। तो इट इज़ वेरी सीरियस मैटर, रॉन्ग मैटर, क्योंकि हमने ये देखा है कि जूनोटिक डिजीज़ है, ये भी ध्यान रखें। और ये आपके अगर लग गई तो ये आपके लिए भयंकर गड़बड़ हो सकती है, तो ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। नहीं सॉरी, फुट रॉट में जूनोटिक, फुट रॉट में शायद
इन्फेक्शियस नहीं, ये निदान हम इसमें सॉरी नेवल इल के अंदर ये शायद फिर भी सावधानी रखना जरूरी है। अगर ये जूनोटिक नहीं है तो भी देखिए, इस तरह से नाखून से ये निकालना, नाखून के अंदर फिर आपके बैक्टीरिया रह जाएंगे कोई ना कोई, तो वो आप जो है वो एंगल्फ करते हो तो बीमारी होने का डर तो है नहीं। ये इनफैक्ट वो नहीं है, इसमें दिया हुआ नहीं है कहीं, ये जूनोटिक नहीं बताया गया, सॉरी। इसमें आप इसको नहीं, जूनोटिक नहीं है, सॉरी। तो इसमें क्या है, ये लक्षणों में डायग्नोस, इसमें लक्षणों से हम इसका डायग्नोस कर सकते हैं। और जोड़ों के रस यानी कि फ्लूइड अथवा पस मवाद में जीवाणु की उपस्थिति इसका जांच करते हैं लैब के अंदर, तो इससे जो है इसका डायग्नोज होता है। उपचार, फोड़े को खोलकर अथवा चीरा लगाकर मवाद को बाहर निकाल दें तथा एंटीसेप्टिक पाउडर व मरहम से ड्रेसिंग करें। एंटीबायोटिक का इंजेक्शन 4 से 5 दिन जो है वो लगाते हैं। अब ये ध्यान रखें, जब ये चीरा लगाएं तो इसको सेप्टिक कर लें। जोड़ों को तो नहीं खोलते, जोड़ों को खोल दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नो, सिर्फ जो है आप नेवल जो है वहाँ पे अगर एब्सेस है तो उसको आप खोल के ट्रीट कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना। लेकिन ये जो घुटनों वाले हैं इनमें तो निडल से प्रेक करके आपने वहाँ से उस फ्लूइड को सारे को निकाल देना है, और निकालने के बाद में उसमें एंटीबायोटिक जो है उसके अंदर जो है डाल देना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये ध्यान रखना, इसको खोलना नहीं है। ये देखिए इसमें खोलना लिखा है, लेकिन मैं फील्ड के अंदर हमने ऐसा कभी किया नहीं, और ये खोलना तो इसमें दिक्कत पैदा कर सकता है। इसमें इसको जो घुटने पे सोजना है इसको नहीं खोलना है, ये ध्यान रखें। यहाँ तो इन्होंने कहा है कि खोल के चीरा लगा दें और मवाद बाहर निकाल दें एंटीसेप्टिक पाउडर से। नो, सिर्फ ये जो आप नेवल इल है इसके लिए, सॉरी ये नेवल एब्सेस होगी उसके लिए ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए नहीं। तो क्योंकि इसमें सोजन तो इसमें घुटनों पर भी आएगी, ध्यान रखना। इसको आप स्पेशल नोट कर लें, इसको नहीं खोलें कभी भी। रोग की रोकथाम के उपाय, छोटे बच्चों को दूर दूर बांधें ताकि वे एक दूसरे की नाभि को चाट नहीं सकें। नाभि की नाल को सेप्टिक सावधानी से काटें। काटने के तुरंत बाद टिंचर आयोडीन पोविडीन लगा दें अथवा डुबो दें। मच्छर मक्खियों आदि को नियंत्रित करें। तो ये था हमने जो पढ़ा नेवल इल। तो ये नेवल इल जो है ये मैंने इसको जूनोटिक बता दिया था, प्लीज़ इसको करेक्ट करें, जूनोटिक नहीं है ये। और 2 बातें मैंने आपको बताई, एक जो है आप इसको घुटनों वाली एब्सेस को कभी नहीं खोलेंगे, इससे ये जो है वो आप सावधान रहें। ये खोलने के बाद में हम जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि घुटना मुड़ता है, वहाँ पे ना पट्टी रहती है और ना ही वहाँ का जख्म फिर भरेगा, तो इसलिए ध्यान रखें। तो अब जो नेक्स्ट हमारा के बजाय नेक्स्ट हम बाद में नेक्स्ट हमारे लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।